होमवर्क में डाउट है। मॉड्यूल दे मॉड्यूल। ये पेज नंबर वन, पेज नंबर 175, क्वेश्चन नंबर 24। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो पूछा गया था उसको फिलहाल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको आप सुने आप लोग। एक कंपाउंड दे रखा है, उस पर H2 पैलेडियम प्लस कार्बन की बात कर रखी है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड पर रिडक्शन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर कंपाउंड जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये बनेगा। ये कंपाउंड जो है बेसिकली वो ऐसा है, ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, दो कार्बन है, दो कार्बन है। ये कंपाउंड जो है वो सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कंपाउंड है। सिमेट्रिकल कंपाउंड जो है आपका इसके अंदर सिमेट्रिकल कंपाउंड, इसमें पूछा गया है स्टीरियो आइसोमर, सिमेट्रिकल कंपाउंड है। और यहाँ पर कायरल सेंटर 2 है, एन की पावर है जो एन जो है 2 हो गया, पी जो है वो हो गया 1। स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला ऑप्टिकल आइसोमर के लिए ही होते हैं। इवन नंबर के लिए अगर ऑप्टिकल आइसोमर का देखें फॉर्मूला तो एन की पावर 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, तो एन की वैल्यू पी की वैल्यू रखेंगे तो आंसर आएगा 3। फिर एक क्वेश्चन और था, वो भी डाउट बनता है, वो है पेज नंबर 172 पर, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो है आपका E1 एल्कीन में हमने स्पेशल पॉइंट जो लिखे थे हम लोगों ने, स्पेशल पॉइंट ऑफ E1 रिएक्शन, बात ना करें, स्पेशल पॉइंट लिखे हैं E1 के, उसके अंदर हमने एल्कीन का रीअरेंजमेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपके स्पेशल पॉइंट ऑफ E1 में है, जहाँ पे हमने थोरियम ऑक्साइड की बात करी थी उसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट, सेम पॉइंट है वो। एल्कीन शोज E1 लाइक रीअरेंजमेंट, ये वाला पॉइंट है। इसके अलावा कुछ और हो बताइए। 120 पर, पेज में 120 पर, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर इसमें एक ऑप्शन दे रखा है सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसकी एल्कीन बनाएंगे, दो तरह की एल्कीन बनेगी, मतलब यहाँ पे बन रहा है मिक्सचर बन रहा है। ये जो कंपाउंड है ये वाला आपका थर्ड वाला कंपाउंड है, इसमें सेकेंडरी सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, -HBr किया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 58 का थर्ड ऑप्शन है, पेज में 134, 20, इसमें बेट लिविंग ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 134, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कर रखा है, बेट लिविंग ग्रुप। बेट लिविंग ग्रुप के अंदर फ्लोरीन लगा हुआ है, तो बेट लिविंग ग्रुप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, -7 देखते हैं, ये निकल जाएगा आपका, तो वहां पे एक ये एल्कीन बनेगी। 130, 133, क्वेश्चन नंबर 10, क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉलोड बाय ये। हालांकि ये क्वेश्चन जो है आप इसमें क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें टोलुइन के साथ रिएक्शन, पहला कंपाउंड बन चुका है, टोलुइन के साथ हम लोगों ने किया है, क्लोरीनेशन किया है।
Cl2H न्यू। ये जो रिएक्शन है AFR है, इसमें H हटेगा एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे, तो CS2Cl आपका आएगा। फिर उसके बाद ये जो स्टेप है ये नहीं किया अभी हम लोगों ने, इसमें वो कह रहा है कि एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन, ये माइनस चार्ज आएगा, इसको हटा देगा। ये पार्ट अभी तक हम लोगों ने नहीं किया, ये हम लोग आगे चलकर NSR में करेंगे। इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। ओके, डॉक्टर बताइए। आपका कोई डाउट डाउट था? कौन सा वाला? ये वाला? लिखना नहीं कुछ, स्कैन रहेगा। कहाँ जरूरत है, बस देख लिया तो याद रहेगा आप। 5 जनरेशन तो याद रहेगा। होगी तो। ऐसा नहीं कि ये नहीं लिख रहा था, तुम भी लोग नहीं लिख रहे हो। स्कैन कर रहे हो ना? क्यों रोशन भाई? हाँ पता है, मेरे को पता है। कौन लेके गया घर पे फिर? हाँ, घर पे कौन लेके गया तेरे को? घर से कोई आ गया था? अच्छा, लेके आए थे। वैसे था कौन, बदमाश था कौन? क्या? क्या देखना है? हम्म, अच्छा है, ठीक है ना। चलो, हो चुका है। और कोई डाउट है क्या? तू जाने फिर 7 दिन तक करके आ जा। ठीक है। चलिए बात करते हैं कल के लास्ट। ER के अंदर हम लोगों ने जो स्पेशल केस किए थे वो था आपका, जब ट्रिपल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में है, या फिर आइसोलेट कंडीशन में, या फिर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो उसमें KCP TCP बनता है। वो क्या था, वो मैं सारा सारा केस हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग सेकंड रिएक्शन, पहली रिएक्शन हो चुकी थी, पहली रिएक्शन में हमने काफी सारे एग्जाम्पल किए हैं। एग्जाम्पल इसलिए किए ताकि आपको किसी भी एग्जामिनेशन में कुछ ER का कुछ और पढ़ने की जरूरत ना हो। अब 5 बुक्स पढ़ने के बाद तुम जो है नोट्स के अंदर और कुछ अपडेशन करो, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जिन बच्चों ने मॉडल क्वेश्चन किए हैं वो आराम से हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। ना बात करते हैं, पहली रिएक्शन हो चुकी थी, एडिशन ऑफ HX। अब सेकंड रिएक्शन शुरू है, उसको आप लोग लिखें, और वो है एडिशन ऑफ HBr प्लस peroxide। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। किसी peroxide के प्रेजेंस में HBr का जब एडिशन होता है तो वहां पर क्या बनता है, तो हम लोग ने क्या किया है, विद peroxide और विदाउट peroxide दोनों ही केस हम लोग कल अगेन कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये बात क्लियरली पता चले कि इसमें होता क्या है।
अगर विदाउट पेरोक्साइड है तो वो रिएक्शन जो है ई आर है, लास्ट सेक्शन में लिखा था। इसमें एडिशन जो होता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होता है। अगर पेरोक्साइड लेंगे तो वो रिएक्शन एफ ए आर में काउंट होगी, वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से काम होगा। ऐसा क्यों होता है अभी हम लोग सीखने वाले हैं इसको। इसी रिएक्शन का एक नाम और है पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था उसका नाम था खराश, और इसीलिए इसको बोला गया है खराश इफेक्ट। एक बार खास के बताओ। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, अद्भुत। चलिए बात बात करते हैं यहाँ पर। इधर एल्कीन है, एल्कीन पर एच का एडिशन किया है, तो आप लोगों को पता है कि ये एच, मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि ये एच उस कार्बन पे जाता है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ एच है। तो ये एच यहाँ जाएगा, फिर एक बी आर यहाँ जाएगा। ये जो रिएक्शन हुई कल हमने सीखी थी, इसी का नाम था ई ए आर, मार्कोनिकॉफ रूल है। लेकिन बच्चों जब एच बी आर के साथ पेरोक्साइड डाल दिया जाता है तो उस कंडीशन पे थोड़ा सा कुछ मामला अलग हो रहा होता है। ये हाइड्रोजन उस कार्बन पे गया है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं, तो मतलब यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का अपोजिट हुआ है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ हुआ है। ये रिएक्शन एफ ए आर है, क्यों है भी हम सीखेंगे। और यहाँ पर एडिशन जो हुआ है वो एंटी मार्कोनिकॉफ की वजह से हुआ है। यहाँ पे एच गया है, यहाँ बी आर गया है, जबकि ऊपर एच यहाँ गया, बी आर यहाँ गया। यहाँ पर नीचे वाले में हाइड्रोजन यहाँ गया, बी आर यहाँ गया है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से हुआ है। पेरोक्साइड इफेक्ट, साइंटिस्ट का नाम था खराश, खराश इफेक्ट। ऐसा हुआ क्यों एंटी मार्कोनिकॉफ, इसकी मैकेनिज्म को हम समझते हैं। इसको आप लिखें एक बार। होमोलिटिक हेट्रोलिटिक दो क्लीवेज थे, जिसमें होमोलिटिक क्लीवेज में हमने बताया था कि या तो सूर्य देवता या अग्नि देवता या फिर रेडिकल इटसेल्फ या फिर पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड इफेक्ट जो होता है पेरोक्साइड की वजह से शुरू होता है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे मैकेनिज्म को मैं एक बार लिख रहा हूँ, फिर सुनाता हूँ मैं आपको। आप लोग इसको एक बार कॉपी कर रहे हैं। ना सभी लोग देखो इधर। पेरोक्साइड की इफेक्ट से हुआ क्या है कि यहाँ पर एंटी मैकेनिकल हो गया है। तो मैकेनिज्म में लिखवा रहा हूँ, ये बहुत स्मॉल सी रिएक्शन है, इसमें हार्डली जो है 3 पॉइंट है। देखा जाए तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड का बच्चों स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये बता दिख रहा है आपको। बच्चों पेरोक्साइड इफेक्ट के अंदर, यानी जो भी पेरोक्साइड होता है उसमें बीच में ये ऑक्सीजन होते हैं, उनके पास लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। तो इसीलिए दोनों ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड जो होता है आपका वीक होता है। तो ये बॉन्ड, ये लोन पे इसको रिपेल करेंगे, ये लोन पे इसको रिपेल करेंगे। तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में लगातार फाइटिंग चल रही है। क्या चल रही है, क्यों हो रही है फाइटिंग। तो इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड काफी वीक है, इन दोनों के बीच में दोस्ती टूट जाएगी, क्योंकि इनके दोनों के लोन पे आपस में जो है टकरा रहे होंगे या फिर रिपल्शन हो रहा होगा। जब दोस्ती टूट जाएगी तो ना ये इलेक्ट्रॉन्स और ये बॉन्ड जो होगा, मतलब बॉन्ड इक्वल तरीके से टूट जाएगा। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है। अरे हाँ या ना। तो ना यहाँ पे दो पार्ट आ जाएंगे, यहाँ पे फिनाइल, ना सी ओ ग्रुप, ना यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे आएगा रेडिकल। दोनों जगह ये बन गया। ये इक्वल तरीके से टूटा क्योंकि पेरोक्साइड के अंदर बीच वाले बॉन्ड के अंदर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, बिकॉज लॉन पेयर और रिपल्शन। अब होता है ये, हमने कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में सीखा है, किसी मॉलिक्यूल में अगर कोई गैस होती तो निकल जाती है,
H2 गैस हो या फिर आपका N2 गैस हो या फिर CO2 गैस हो, तो यही हमने एक स्टेप कर रखा है कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। तो ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएगा तो ना ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकल जाएगा। अब यहाँ से फिनाइल, यहाँ पे 2 फिनाइल जो है निकल जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पर हम लोगों ने कहा रेडिकल निकल जाएगा, और ना यहाँ पे 2 CO2 निकल जाएगी, तो ना यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो चुकी है। ये बन चुका है फिनाइल रेडिकल। क्या बन चुका है? इस इंसान को, फिनाइल को हो चुका है कोविड, तो फिनाइल के संपर्क में जितने भी लोग आएंगे उसको भी क्या हो जाएगा? कोविड हो जाएगा। मतलब रेडिकल बन चुका है, तो रेडिकल के संपर्क में जो भी आएगा उसमें भी होमोलिटिक क्लीवेज होंगे। रेडिकल के होने से दूसरे रेडिकल, दूसरे कंपाउंड में होमोलिटिक क्लीवेज होता है। हुआ क्या देखो, अब ये फिनाइल था, देखो ये रहा। इस पूरी कहानी का मेन विलेन यही है। ये टूट रहा है, क्या बना रहा है? ये फिनाइल रेडिकल क्या बना रहा है? अब ये फिनाइल रेडिन, इसको हो चुका कोविड, अब ये जाएगा HBr के पास में, ठीक है, HBr के पास में गया। अब इसके होने से HBr का जो बॉन्ड होगा वो भी ब्रेक होगा। उसमें कौन से क्लीवेज होंगे? होमोलैटिकल या हेटेरोलैटिकल? रेडिकल के होने से, मतलब रेडिकल के संपर्क में जो जो भी बॉन्ड आएंगे वो सब जो है आपका टूटेंगे, वो आपका होमोलैटिकल तरीके से ना, यहाँ पे ये टूटेगा, ये टूटेगा, तो H का बनेगा रेडिकल, Br का बनेगा रेडिकल। अब इस फिनाइल की दोस्ती हाइड्रोजन से हो जाती है, क्योंकि साइज इसकी छोटी होती है, Br से नहीं होती है, तो फिनाइल और हाइड्रोजन की यहाँ पे दोस्ती हो जाएगी। ये इसके पास भी रेडिकल है, इसके पास H के पास भी रेडिकल है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, इनमें कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो ना ये फिनाइल H बन जाएगा, मतलब बेंजीन बन जाएगा। और ये ब्रोमीन रेडिकल जो है यहाँ से निकल जाएगा। फिनाइल रेडिकल ने H के साथ दोस्ती क्यों करी? उसकी साइज छोटी थी। Br के साथ क्यों नहीं दोस्ती करी? साइज बड़ी थी, हल्की सी जो है बल्कीनेस होती। तो यहाँ पर जो विलेन था, पेरोक्साइड जो था, उसने फिनाइल रेडिकल बनाया, और फिर वो HBr के साथ इंटरेक्शन करता है, तो HBr का H खा जाता है। क्या खा जाता है? H खा जाएगा। अब क्या फ्री हो गया? Br। क्या हो गया? Br। Br जो है, अगेन अब Br जो रेडिकल ये है, ये Br रेडिकल जो है फिर इस प्रोपिन के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करेगा। देखते हैं अगेन प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर, अगेन Br रेडिकल हो चुका है यहाँ पे। Br रेडिकल मतलब Br ब्रोमीन को भी यहाँ पे हो चुका कोविड, इसके संपर्क में जो जो भी आएगा उसको क्या होगा? मतलब उसमें भी होमोलैटिकल क्लीवेज होंगे, तो ना यहाँ पर जो है बॉन्ड टूटा, ये टूटा, इसके पास भी एक रेडिकल आएगा, इसके पास भी एक रेडिकल आएगा। अगर ब्रोमीन रेडिकल इसके साथ पेयरिंग कर ले, इस CS2 के पास जो रेडिकल है, इस रेडिकल के साथ और ब्रोमीन रेडिकल आपस में दोस्ती कर लेते हैं, तो ना देखते हैं होता क्या है। ये आपस में दोस्ती कर लेते हैं, तो ना यहाँ पर जो रेडिकल है भी जिंदा है, तो ना ये रह जाएगा आपका। इसको मैं ऐसे ऊपर लिख लेता हूँ, चलो ये आपका रेडिकल हो जाएगा। अगर ये ब्रोमीन रेडिकल इसके साथ दोस्ती कर ले, मतलब इस ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो ना ये बॉन्ड बन जाएगा ऐसे, और ये रेडिकल जो है अभी तक रहेगा। लगाओ GOC1 के फंडे, कितने अल्फा H हैं? 4 बोलो, 5 बोलो, एक ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ कितने? क्या एक अल्फा H है? क्या ये स्टेबल है? डार्विन की थ्योरी क्या है? जो स्टेबल है उससे आपका कंपाउंड बनेगा ना। देखते हैं अब ये जो कंपाउंड है, इधर जो HBr जो हो चुके हैं, जो बच गए HBr उनके साथ अटैक करेगा ना। देखते हैं अभी हुआ क्या, देखते हैं। ये रेडिकल बन चुका है, रेडिकल बनने से दूसरे मोलिक्यूल, मतलब इसको हो चुका है कोविड, हो चुका है, दूसरे मोलिक्यूल को भी क्या होगा? कोविड हो जाएगा। ये नहीं, इसके पास रेडिकल बन चुके हैं, तो दूसरे मोलिक्यूल में भी होमोरेडिकल क्लीवेज होगा, ठीक है। अगेन ये वो HBr है जो यहाँ बच जाएंगे ना, यहाँ पर HBr के ज्यादा मोल लिए जाते हैं, या फिर हम ऐसा कहते हैं कि वहां पे ज्यादा जो है एक्सेस में होगा HBr, ठीक है, बॉन्ड टूट गया। अब इस रेडिकल की दोस्ती H से होगी या Br से होगी? H से क्यों होगी? हमेशा रेडिकल, इधर भी रेडिकल की दोस्ती हाइड्रोजन से होगी, साइज साइज स्मॉल होती है, यहाँ पे भी रेडिकल की दोस्ती H से होगी। यहाँ से ब्रोमीन रेडिकल जो है बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के अगेन इस रिएक्शन में अगेन कैटलिस्ट करता रहेगा, तो लगातार रिएक्शन चलती रहेगी। और रेडिकल की रिएक्शन हमने कहा था लगातार चेन रिएक्शन चलती रहती है। नाउ CH3 CH2 CH2 और ये आपका Br। नाउ ये H यहाँ से यहाँ चला गया, तो CH2 हो चुका है, CH2 Br था, ये लिखा, ये कंपाउंड ये रहा। आपको दिख रहा है यहाँ पर? मैं अगेन इसको लेके जा रहा हूँ, थोड़ा समझ रहा हूँ, सुनो बच्चों। ये रिएक्शन हमने कल करी थी, हमने कहा था यहाँ पर हमला जो करता है H+ करता है। कौन करता है? H+। जब H+ हमला करता है तो ना हमने कहा था ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक है। क्या है ना? यहाँ पर नीचे में पेरोक्साइड विलेन था, पेरोक्साइड जो है H को खा जाता है। कैसे खा जाता है? तो ना यहाँ से फ्री कौन हुआ? यहाँ से हुआ रेडिकल फ्री हुआ। क्या हुआ? Br रेडिकल फ्री हो चुका है ना, ये हमला कर रहा है। तो ऊपर वाली रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिल हमला कर रहा है, इसलिए नाम था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नीचे में हमला कौन कर रहा है मॉलिक्यूल पर? ब्रोमीन रेडिकल। क्या हमला हमला कर रहा है?
तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। लिखा हमने FAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये नाम फ्री रेडिकल क्यों रखा है इसका? क्योंकि ब्रोमीन रेडिकल हमला कर रहा है। तो यहाँ पर H+ यहाँ हमला करता है ताकि कैटायन एस्टर बने, ये ब्रोमीन रेडिकल यहाँ हमला करता है CS2 पर ताकि स्टेबल रेडिकल बने। क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? इसको आप लोग कॉपी करें। हाँ, लिखाऊंगा ना, अभी खत्म थोड़ी हुआ है ये। आजकल टोपी वाला नहीं आ रहा है। चलो, कुछ तो क्रिएटिव कर रहा है। हम्म। ये सुनना बाकी रह गया अब। तुम्हें बड़ा मजा आता नहीं ऐसी बातें सुनने में? तेरे कान जो है बिल्कुल फड़फड़ करते हैं ना। चलो, लिख लिख लिया। लास्ट में समझ में आता है बेटा? तुम्हारी अपनी अपनी दुनिया अलग ही है, यूनिवर्स तुम्हारा अलग ही है चारों का। कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बुलाऊंगा तो आप में से कोई आ जाएगा? चारों में से सोच लो कौन सा कौन आएगा। डिसाइड कर लो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में H+ अटैक करता है प्रोपीन पर, यानी एल्कीन या अल्काइन पर, जबकि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में H तो चला जाएगा पेरोक्साइड के साथ, Br रेडिकल बचेगा, वो अटैक करेगा। तो उससे स्टेबल रेडिकल बनते हैं, उसके बाद में वहां पे H लग जाएगा, इसलिए वहां पे एंटी मकोनिकोव की तरह जो है काम होता है। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने लिख दिया यहाँ पर। पहला तो एग्जाम्पल ऑफ FAR, पेरोक्साइड जो होते हैं वो, ये चारों हम लोग ले सकते हैं, कोई भी पेरोक्साइड आप ले सकते हो। बेंजोइल पेरोक्साइड जो है NCERT में लिया गया है और एग्जामिनेशन पूछा गया है, लेकिन दूसरे JEE के कुछ एग्जामिनेशन में इन तीनों में से भी कई बार पेरोक्साइड जो है लिए गए, या फिर पेरोक्साइड लिख के दे दिया जाता है।
पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 असर्शन रीजन के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो मैं उसको पूरा एलोबरेट कर रहा हूँ, उसका रीजन लिखवाऊंगा। तो पॉइंट नंबर 3 आप एक बार लिखें, जिनका ये नहीं लिखा गया तो स्पेस थोड़ा छोड़ दो, पॉइंट नंबर 3 लिखिए। लिखें पेरोक्साइड इफेक्ट, पॉइंट नंबर 3 में लिखिए पेरोक्साइड इफेक्ट is observed, peroxide effect is observed with HBr only, HBr only, not with HFSCl-HI, HFSCl-HI, HFSCl-HI। नीचे लिखो रीजन, रीजन में 2 पॉइंट लिखेंगे हम लोग। रीजन में पहला पॉइंट लिखिए, रीजन में पहला पॉइंट लिखिए HF and HCl बॉन्ड, HF and HCl बॉन्ड। रीजन में पहला पॉइंट लिखिए HF and HCl bond is stronger than HBr bond. HF and HCl bond is stronger than HBr bond. Hence cannot break by phenyl radical. Cannot break by phenyl radical. By phenyl radical. Number 2. Reason number 2 लिखिए, देखें although HI bond, although HI bond is weaker than HBr bond. But after breaking the bond, I radicals combine together and form I2 which cannot attack on alkene, ये दोनों लिखो आप। HBr समझा, तो अभी पॉइंट समझाया नहीं है, एक बार लिखें HBr पेरोक्साइड FAR देते हैं, HFSCl-HI पेरोक्साइड FAR नहीं देते हैं, ER देते हैं। मैं जो लॉजिक फिलहाल आपको जो NCERT के पॉइंट्स लिख पाए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको। तुम पीछे बैठ जाओ, उसकी गोद में बैठ जाओ। अक्सर देखा है मैंने तो कि तुम अपनी मुंडी वहां पे जो है घुमा के उससे बात कर रहे होते हो। तुम पीछे बैठ जाओ, कहाँ दिक्कत आ रही है, या उसको आगे बुला लो। अब ये मत कहना सिर्फ डाउट डिस्कशन करते हैं। दो बॉयज आपस में चर्चा करे तो वो 100% इस बात की पूरी गारंटी है, कोई डाउट डिस्कशन नहीं होता है। लास्ट बच्चे बच्चे समझ में आ रहा है आपको? तुम चारों ने सोच लिया कि कौन आएगा यहाँ पर, कौन आएगा?
ये ठीक। इधर अच्छा बताओ पेरोक्साइड ने किसको खाया था? इधर। अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, सुनना है। अभी लास्ट पॉइंट लिखने के बाद क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके ऑलमोस्ट ये रिएक्शन कंप्लीट है। इसके बाद क्वेश्चन करने के बाद फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे जा रहे हैं बच्चों। पेरोक्साइड इफेक्ट पर इसलिए पेरोक्साइड कंपाउंड जो था वो फिनाइल रेडिकल देता है, और ये फिनाइल रेडिकल HBr के बॉन्ड को तोड़ रहा है। अरे हाँ है ना। HFSCl HBr और HI किसकी हवेली बड़ी है? तो आयोडीन का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, HBr थोड़ा सा धीरे टूटेगा। HFO HCl बहुत वीक, मतलब HFO HCl काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो ब्रेक नहीं होंगे। तो यहाँ पर HBr का बॉन्ड तो टूट रहा है, लेकिन अगर HFO HCl के बॉन्ड रखेंगे तो फिनाइल रेडिकल उस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा, या फिर उसको बहुत ज्यादा समय लगेगा या ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो HFHCl बॉन्ड यहाँ टूटेंगे ही नहीं, जब टूटेंगे ही नहीं तो रेडिकल बनेंगे नहीं। इसलिए ये इफेक्ट जो होता है, यानी पेरोक्साइड इफेक्ट HFO HCl में आपको ऑब्जर्व नहीं होता है। अब बात करते हैं HI की, बात करते हैं। HI बॉन्ड तो आसानी से ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर HI बॉन्ड बहुत आराम से ब्रेक हो जाएगा। तो ना यहाँ पर जो बनेगा आई रेडिकल, क्या बनेगा? आई रेडिकल। आई रेडिकल की हवेली बहुत बड़ी है। अब ये आई रेडिकल साइज बहुत बड़ी है तो इसका फ्लो बहुत कम होता है। तो क्या होता है, दो रेडिकल आई रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, इनमें जो है रिएक्शन हो जाएगी, वो I2 गैस बन जाएगी। अब ये I2 जो बन चुका है, इनमें इनमें कॉम्बिनेशन हो चुका है, तो I2 जब बन चुका है तो इस स्टेप के अंदर कोई रेडिकल बचा ही नहीं। इसी वजह से HI के अंदर भी ये रिएक्शन या पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं होता है। जब इसमें FAR नहीं होता है तो ये अपना नॉर्मल काम, भाई पेरोक्साइड इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है, तो इनका जो नॉर्मल काम होता है कि H+ देना और I- देना, या H+ देना Br- देना, सॉरी Cl- देना, तो ये ER रिएक्शन शो करेंगे। क्या शो करेंगे? HF HCl बॉन्ड इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, नहीं टूट पाएंगे। HI बॉन्ड टूट तो जाता है, इसे टूट जाएगा, लेकिन आई रेडिकल आपस में कंबाइंड हो जाएंगी और फिर वो I2 कंपाउंड बना लेंगे। नंबर 4 पॉइंट लिखे हैं आप लोग, जो कि लास्ट पॉइंट होगा, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। लिखें। पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट जनरली टेक प्लेस। Peroxide effect generally take place as per anti-Markovnikov rule. Generally, anti-Markovnikov rule. Except sp2 carbon. Except sp2 carbon contain phenyl ring. Sp2 carbon contain phenyl ring. Full stop. In this case, in this case, attach hydrogen. Attach hydrogen at stable radical. At stable radical. Stable radical. ये कॉन्सेप्ट लिख लो आप एक बार। ये इसकी कल भी बात हुई थी, आज ही बात हुई है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग स्टेबल कैटायन देखते हैं, उस पर हाइड्रोजन, इस पर हाइड्रोजन लगाते हैं, न्यूक्लियोफाइल लगाते हैं। FAR में स्टेबल रेडिकल बनाते हैं, उस पर हाइड्रोजन लगाते हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट है। हम लोग वन बाय वन कुछ एग्जाम्पल करते हैं।
ना सब लोग देखो इधर, यहाँ फ्लोरीन, ये हेलो कंपाउंड दे रखा है, एल्कोहलिक KOH गिवन है। कई बार KOH प्लस इथेनॉल दे देगा, वो भी एल्कोहलिक KOH है। समझ में आ रहा है? इथेनॉलिक KOH, इथेनॉल भी क्या एल्कोहल है ना। कई बार हीटिंग भी दे देगा, तो हीटिंग देगा एल्कोहलिक KOH दे, तो सेम सब सारा कुछ सेम ही चीज है। एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है? -HX, अरे हाँ है ना बच्चों, बेड लिविंग ग्रुप, ये आपका बेड लिविंग ग्रुप है, अरे हाँ है ना। बेड लिविंग ग्रुप में हॉफमैन एल्कीन बनती है या फिर सेटजेप? अभी तो किया था क्वेश्चन। ना इसमें क्या हॉफमैन बनती है क्या? तो ना यहाँ पे मैंने हॉफमैन एल्कीन बनाई, क्या आपको ये बात पता है क्यों बनती है? पता है हॉफमैन एल्कीन क्यों बनती है? क्योंकि हमने कहा था इसके केस के अंदर H माइनस चार्ज ज्यादा, यहाँ से आएगा माइनस चार्ज, यहाँ से आपका ये जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। भाई नहीं बताया तुम्हें, आती है डाउट भी बताया था मैंने अभी। भाई तुमको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो यार, तुम्हें चमक चमक रहा है ये, क्या हुआ इसके अंदर? बेड लिंक ग्रुप है, तो बेड लिंक ग्रुप से माइनस कैसे आ गया? भाई HX निकालना है हमें, फ्लोरीन जो है निकल नहीं रहा है, वो बेड लिंक ग्रुप है। तो जब F नहीं निकल रहा है तो हम पहले H को निकाल देंगे, H प्लस को हटाएंगे तो वहां पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। यहाँ से H को हटाएंगे, यहाँ से H को हटाएंगे, यहाँ पर सेकंड डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री एनायन जो है मोर स्टेबल होता है। उस दिन भी ऐसे, 2 दिन पहले भी ऐसे सुन रहे थे, अभी भी ऐसे सुन रहे हो। और डाउट भी बताया था अभी। वही तुम्हें नहीं आ रहा है, आ रहा है? हाँ तू लिख ले, बस छूट ना जाए। ये बन गया यहाँ पर, ये 1 ब्यूटीन 1 हेक्सीन, ये सब जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रखे हैं। HBr, और ये आपका HBr पेरोक्साइड, विदाउट HBr, विदाउट पेरोक्साइड में कौन सी रिएक्शन होगी? ये आपका EAR। ये H कहाँ जाएगा? CH2 पे या CH पर? तो CH2 जाएगा, तो ना इस H पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा Br, तो ना CH, ना आपका आ गया Br, और फिर यहाँ पर आ गया CH3। ना पेरोक्साइड दिया, कौन सी रिएक्शन होगी? FAR में एंटी मार्कोनिकॉफ होता है, तो H वहां जाएगा जहाँ पे H कम है। तो ना CH3, ना CH2, ना CH2, और आ जाएगा यहाँ पे CH, और यहाँ पे क्या जाएगा? Br। क्या यहाँ तक ठीक है? ना बात करते हैं यहाँ पर, ये सब सारी रिएक्शन इसको वन बाय वन कर रहे हैं, देखो एक बार। ये कौन सी रिएक्शन होगी? क्या ER होगा? ना ये क्या FAR है? ना ये वाला, ये ER है, ये वाला FAR। अरे पेरोक्साइड दे रखा है, पेरोक्साइड भले दिया गया है, लेकिन HCl के साथ ये काम नहीं कर पाएगा क्योंकि बॉन्ड काफी मजबूत होता है। तो ये भी EAR रिएक्शन है, क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो ये दोनों रिएक्शन सेम होगी, देखते हैं यहाँ पर। अब ये EAR है, तो कैसे पहचानना है, एग्जामिनेशन में बताया मैंने ये भी आपको। ना ये आपका H जो है, ये आपका H जो है मार्कोनिकल रूल से कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? यहाँ कितने H हैं? यहाँ कितने H हैं? दो होंगे ना। जीरो, ऊपर एक H है, नीचे जीरो है, तो ना ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो H जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो ना यहाँ पे पाई बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे H लगाया, और यहाँ पे आ जाएगा Br, ये आपका चुका है। FAR में उल्टा होगा, जहाँ पे H वहां जाएगा जहाँ पे H कम है, तो यहाँ पे H जीरो है, यहाँ पे H 1 है, तो ना जाएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर H जो जाएगा वो जाएगा नीचे, और Br आएगा ऊपर। ना इन दोनों में सेम बनेगा, तो ना यहाँ पे होगा H वहां जाएगा जहाँ पे H ज्यादा, तो H जाएगा यहाँ पर, और Cl जाएगा यहाँ पर। इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा? इसके अंदर कार्बोकटायन, इसमें वेरी गुड, इसमें कार्बोकटायन। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? दो क्वेश्चन और करते हैं, इसको आप अटेम्प्ट करें।
हमने ये कहा है कि पेरोक्साइड इफेक्ट जो होता है वो हमेशा एंटी मार्कोनिकोव तरीके से काम करता है। तो कई बार स्टेटमेंट आ जाता है कि हाँ पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकोव होता है, हम बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल होता है। इसका केवल एक ही एक्सेप्शन है, वो ये है जब किसी sp2 कार्बन पर फिनाइल रिंग लग जाती है। उसके एक्सेप्शन क्यों है, वो नॉर्मल तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे तरीका क्या है वो मैंने आपको लिखवाया है कि वहां पर स्टेबल रेडिकल बना के हम लोग करते हैं। मैकेनिज्म लोग बीच 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 में लेके नहीं आएंगे, हालांकि मैं समझाऊंगा अभी आपको, देखो एक बार। पेरोक्साइड इफेक्ट एंटी मार्कोनिकोव तरीके से काम करता है, फिर मार्कोनिकोव तरीके से काम करता है। आवाज नहीं आ रही है। एंटी मार्कोनिकोव तरीके से काम करता है। इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, जब sp2 कार्बन पर बेंजीन या फिनाइल ग्रुप ज्यादा लग जाए। यहाँ तो बात की हो रही है। तो जब ऐसा हो जाता है तो क्या करना है, मैंने बताया है कि आपको स्टेबल रेडिकल बनाना है। कैसे बनाना है रेडिकल देख लेते हैं। मैं अभी बताऊंगा, पूरा मैकेनिज्म वाइज बताऊंगा, लेकिन पहले लॉजिक से अपना शॉर्टकट्स देख लो। आपके सामने ये रेडिकल बना दिए, ये दो रेडिकल बना दिए, बताओ कौन सा स्टेबल रेडिकल है। क्या ये स्टेबल है क्या? क्यों स्टेबल है ये? क्योंकि ये रेडिकल क्या हो रहा है आपका, रेजोनेंस में हो रहा है। अरे हाँ है ना, तो हमने इसको हटा दिया, तो ये स्टेबल रेडिकल है। तो क्या जोड़ोगे यहाँ पर, लिखा है हुआ है अटैच हाइड्रोजन एट स्टेबल रेडिकल। तो ना यहाँ पे मैं देखो, मैं यहाँ लिखा फिनाइल, ना यहाँ आ जाएगा CH2 और यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ CH3 है और यहाँ पे आ जाएगा Br, यहाँ पे आ जाएगा Br। अब आप में से कई लोग पूछेंगे सर ऐसा हुआ कैसे, बताता हूँ। इधर इस कहानी का विलन कौन है, इस कहानी का विलन कौन है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या करेगा, H को खाएगा, Br को खाएगा। पेरोक्साइड H को खा जाएगा, तो Br हमला करेगा यहाँ पर। तो बच्चों Br हमला करेगा तो वो इस कार्बन पे हमला करेगा, क्योंकि इससे जो बनेगा रेडिकल वो स्टेबल रेडिकल बनेगा। हमने ये तो कहा था कि Br ब्रोमीन रेडिकल उस कार्बन पे अटैक करता है ताकि बनने वाला रेडिकल स्टेबल हो। तो उसी से हमने कहा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। आपने 5 अल्फा 1 अल्फा H बोला था, नहीं आ रहा है भाई। तो ब्रोमीन रेडिकल इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे स्टेबल रेडिकल बनेगा। फाइनली ये वाला जो होगा वो H के साथ रिएक्शन कर लेगा और H जुड़ेगा। तो ये मैकेनिज्म वाइज तो बिल्कुल हम लोग कर लेंगे, लेकिन पेपर में मैकेनिज्म याद नहीं आया तो ध्यान रखना है कि sp2, मतलब ध्यान क्या रखना है, हमेशा एंटी मैकेनिकल होता है, उससे काम अपना जल्दी हो जाएगा। बस sp2 कार्बन पे फिनाइल लगता है तो वहां पे क्या करना है, जो स्टेबल रेडिकल होता है वहां पे H जोड़ना है। देखते हैं अगेन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ तो मार्कोनिक वो एंटी मार्कोनिक दोनों लग नहीं पाएंगे, H इक्वली है। तो काम क्या आएगा, ये तरीका काम आपका आएगा। क्या sp2 कार्बन पे फिनाइल लगा हुआ है, तो मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक से अपन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अपन देखेंगे रेडिकल की स्टेबिलिटी। दो रेडिकल बनाएंगे, ये ऐसे बनाएंगे पेपर के अंदर, कौन सा स्टेबल रेडिकल है, क्या फर्स्ट है क्या यहाँ पर। तो ना यहाँ पे क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा यहाँ पर, H। तो ना फिनाइल हो गया यहाँ पर, ये होगा CH2 और ना यहाँ पर हो जाएगा इसके अंदर CH, यहाँ आ जाएगा Br और यहाँ आ जाएगा CH3। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसको लिखो आप लोग, दोनों एग्जामों को लिखो। पेरोक्साइड इफेक्ट खत्म हो चुका है, दो रिएक्शन हो चुकी है, HX की रिएक्शन हो गई, पेरोक्साइड इफेक्ट की भी रिएक्शन हो चुकी है। थर्ड रिएक्शन वो है हेलोजन गाइडेशन।
हेलोजन के एडिशन के अंदर पहली बात तो एनसीईआरटी की लिखी हुई बात कि यह एल्कीन है आपका, कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? एक पाई बॉन्ड दिख रहा है इधर, फिर देख लो इधर एक बार, समझ लो, उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ, उसके बाद आराम से आप लिखना। एनसीईआरटी की बात क्या है, हमें अगर एनसीईआरटी से ऊपर, एक से ऊपर जाना है तो क्या सीखेंगे हम लोग? पहली बात तो ये कि जिन बच्चों को अभी तक कुछ भी नहीं चमक रहा है, तो भाई ऐसा है कि ये आपका पाई बॉन्ड है यहाँ पर। हम लोगों ने मार्कोनिकल रूल की बात कही तो हमने कहा था HBr यहाँ लगाएंगे और बॉन्ड को तोड़ते हैं, ये तो काम कर रहे होते हैं। एच इधर क्यों लगाया? ज्यादा एच है, ये मार्कोनिकल ने कहा था। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर दो पाई बॉन्ड होंगे दोनों को तोड़ देंगे, दो मोल लेकर। अरे हाँ है ना, दोनों बार एच यहाँ रखेंगे, दो पाइपों को तोड़ देंगे, ये हमने किया था। ठीक है। अगर बी आर में तो क्या करेंगे, यहाँ बी आर में कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये प्रोपीन लिया हमने और ना यहाँ पर हमने क्या किया, इसके अंदर ये आपका CS2 है, ये आपका यहाँ पर ना, ये ब्रोमीन रखा, ये ब्रोमीन रखा और इसको हमने ब्रेक कर दिया। क्या ये कर सकते हो? तो जैसे ही करोगे तो ना ये एक पाइप बॉन्ड है, ये टूट जाएगा और ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ जाएगा। क्या इतना कर पाओगे? अगर Cl2 होगा तो क्या करोगे? Cl क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ये CCl4 वैसे मैं ये मैं लिखूंगा कि ये आपका इसके अंदर ये होता है सॉल्वेंट, ये ब्रोमीन का ब्रोमीन का सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट जो होगा ये ब्रोमीन के लिए रिक्वायर्ड है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इनर्ट सॉल्वेंट होता है, ये लिखवाया जाएगा। पाई बॉन्ड को तोड़ना है, दो ब्रोमीन लगाने, क्या ये लगा पाओगे? तो एनसीईआरटी वाला तो हमने काम कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी वास्तव में एक्चुअल जो मैकेनिज्म है, उस पर एक क्वेश्चन जो है कभी कभी आ जाता है, मैकेनिज्म जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। समझते हैं हुआ क्या है? देखिए ऐसा है, अच्छा बताओ CCl4 का काम क्या है? ये क्या है आपका? ये क्या है, सॉल्वेंट है क्या? मेरे को प्रॉब्लम हो रही है और तू मजे ले रहा है यहाँ पर, और आगे बैठा हुआ है ये, क्या करें इसका? इधर देखिए, CCl4 का कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पर, केवल सॉल्वेंट है वो ब्रोमीन के लिए, रिएक्शन में इसका पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। अब बात करते हैं, मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, सुनना है अभी आप लोगों को। क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें आपको पाई बॉन्ड तोड़ के दो ब्रोमीन लगाने हैं, पहली बात तो ये। मैकेनिज्म का क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताया जाएगा, तो मैकेनिज्म सुनो है क्या यहाँ पर, कि ब्रोमीन जो होती है, ब्रोमीन का जो बॉन्ड होता है, क्या ब्रोमीन का बॉन्ड क्या पोलर है या नॉन पोलर है? ब्रोमीन का बॉन्ड नॉन पोलर होता है। लेकिन जब ब्रोमीन को किसी एल्कीन में हम डाल देते हैं, या एल्कीन के बीकर में ब्रोमीन को जैसे ही हम लोग डालते हैं बच्चों, तो यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन और ब्रोमीन के लोन पेयर, तीन लोन पेयर यहाँ पर है, तीन लोन पेयर यहाँ पर है, तो छह लोन पेयर के और छह लोन पेयर और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा रिपल्शन। क्या होगा? रिपल्शन की वजह से ये ब्रोमीन का बॉन्ड जो होगा उसमें इंड्यूस डायपोल आएगा। इंड्यूस डायपोल समझते हो? मतलब इंड्यूस डायपोल का मतलब होता है कि पहले डायपोल नहीं था, लेकिन किसी रीजन की वजह से वहां पर डायपोल जनरेट हुआ है। तो इसके लॉन पे, यहाँ के लॉन पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी काफी, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, उनमें रिपल्शन होगा। कब होगा? जब आप इसको विक्रम डालेंगे तब। अगर ये फ्री पड़ा हुआ, ये फ्री पड़ा हुआ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे ही बॉन्ड पोलर होगा तो एक के पास आएगा पॉजिटिव, एक के पास आएगा नेगेटिव चार्ज। ये पोलरिटी आई, इसको हमने कौन सा नाम दिया है? इंड्यूस डायपोल। क्या यहाँ तक बात की हो रही है बच्चों? इस ब्रोमीन के पास में डेल नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ हमला नहीं करेगा, क्योंकि ये भी अमीर इंसान है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इनके बीच में आपस में रिएक्शन नहीं होगी। तो हमला कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं यहाँ पे इसको इलेक्ट्रो अटैक करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा? CS2 पर या CH पर? मार्कोनिकोफ ने मार्कोनिकोफ ने कहा था कि इलेक्ट्रोफाइल यानी H+ उस कार्बन पर अटैक करता है जहां पे मोर नंबर ऑफ CS2 है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ अटैक करेगा तो केटायन कहाँ बनेगा? पास में बनेगा ना, तो वो स्टेबल केटायन होगा। इसलिए हमेशा ब्रोमीन, जो मार्कोनिकोफ ने कहा था, जो लॉजिकली है बात वो ये है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ताकि बनने वाला केटायन स्टेबल हो। ये हुआ। तो अगेन मार्कोनिको रूल की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन में अटैक करेगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। देखते हैं, करते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया ब्रोमीन लगाया और यहाँ पे आया प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज तो लगा दिया। अब इस ब्रोमीन के पास में क्या है? 3 लोन पेयर हैं, ठीक है, लोन पेयर है 3।
अब होता क्या है, ये जो कार्बन है इसके पास प्लस चार्ज है, गरीब इंसान है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, जेड इफेक्टिव है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इसके अगल बगल में स्पेस में किसी के पास भी लोन पे होंगे तो खींचेगा। ये काम यहाँ नहीं हुआ था। यहाँ क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इसकी पहली स्टेप में, क्योंकि यहाँ पर आपको याद है क्या, यहाँ पे अटैक किसने किया था? हाइड्रोजन अटैक किया था, क्या याद है आपको? तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक किया था, देखो मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ, यहाँ पे हुआ क्या था, CH2 ना, यहाँ पे आया हाइड्रोजन, यहाँ आया प्लस चार्ज, ये हमारा कल का स्टेप था। क्या इसके पास कहीं लोन पेयर है क्या? नहीं थे। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर की वजह से ये प्लस चार्ज जो है इसके लोन पेयर को अभी तक खींचता है, तो ना ये लोन पेयर थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ, तो एक साइक्लिक रिंग बन जाएगी। इस रिंग को ही बोला गया है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। क्या ब्रोमीन ने अपनी इच्छा से लोन पेयर सप्लाई की है? किसने खींचे हैं? गरीब इंसान है, उस प्लस चार्ज ने। कैसे खींचे? उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था, जेड इफेक्टिव, समझते हो ना? वो बढ़ गया इसके अंदर, इसलिए उसने खींचे। अब उससे क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है समझते हैं। अब ये जो Br- जो पहले अटैक नहीं कर पा रहा था, जैसे ही प्लस चार्ज देखेगा मिलेगा मौका, मारेगा चौका। अब दूसरा ब्रोमीन जो है, दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे अटैक जो कर रहा है, तो ये सब साइक्लिक एनायन बना है, उसकी वजह से खास बातें हुई है। वो क्या हुई है? ये Br- इस प्लस चार्ज पे हमला करने वाला है। अब उसके पास ये होता है कि वो लोअर सरफेस से और अपर सरफेस से दोनों से अटैक कर सकता है। लेकिन लोअर सरफेस पे दिक्कत ये है कि यहाँ ब्रोमीन खुद बैठा हुआ है, 3 लोन पेयर है, और इस ब्रोमीन जो हमला करने वाला ब्रोमीन है उसके पास भी काफी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हमला नहीं हो पाएगा। तो ना ये हमला क्यों नहीं हो पाएगा? रिपल्शन होगा, इसलिए नहीं हो पाएगा। इसलिए ये ब्रोमीन जो होगा वो अपर सरफेस पे अटैक करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ब्रोमीन का प्लेन अलग अलग होगा, एक ब्रोमीन नीचे की तरफ रहेगा, एक ऊपर की तरफ रहेगा। इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम लोग वेज जैसे शो करते हैं। एंटी एलिमिनेशन हमने पढ़ रखा है, उसमें भी हमने अपोजिट में शो किया था, वेज जैसे शो किया था। जब यहाँ पर ब्रोमीन दूसरा आ रहा है, अपोजिट तरीके से आ रहा है, तो उसको हम लोग शो करते हैं वेज और डैश से। तो ना यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसके अंदर CH2, ना यहाँ हो जाएगा लेट से, मैंने कहा इसके अंदर ब्रोमीन आपका आ जाएगा, ये आपका है वेज में। और ना यहाँ पे मैंने इसको लिखा डैश के अंदर, यहाँ लिखा है इसको। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ब्रोमीन का प्लेन अलग अलग होगा। प्लेन अलग अलग क्यों हुआ? प्लेन इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग थी। साइक्लिक रिंग में ब्रोमीन जो है लगा हुआ था, अगर ये यहाँ से यहाँ अटैक करना जाएगा, तो ब्रोमीन के लोन पे इसको खुद ब्रोमीन को रिपल्शन करेंगे, तो ब्रोमीन ऊपर से अटैक करना पसंद करेगा। इसी वजह से दोनों ब्रोमीन का प्लेन अलग अलग है। तो इसको हम बोलते हैं एंटी एडिशन। क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आई है। एंटी एडिशन। देखो बच्चों, ये मैं आपको लिखूंगा, भाई रुको मत, फिर सुनो। अभी हुआ ये कि एनसीईआरटी के अंदर दोनों ब्रोमीन को ऐसे कर रखा है, तो ये दोनों जो शो कर रखे हैं इसमें किसी प्रकार की कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं की गई है, सिंपल बॉन्ड है। क्या वेजेस यहाँ लिखा गया है? एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, सिंपल बॉन्ड लिखे हुए हैं। जब ऐसा लिखा जाता है, सिंपल बॉन्ड लिखे जाते हैं, तो उससे हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री को पता नहीं लगा सकते हैं। हाँ, जब आपके सामने वेजेस लिखे जाते हैं तो उससे हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम पता कर सकते हैं। पहला, इसमें दो बातें क्लियर रहता हूँ। पहली बात कि मैंने इसको लिखा है वेज, इसको लिखा है डैश। आप चाहो तो इसको वेज लिखते हो, इसको डैश लिखते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक वेज रहेगा एक डैश रहेगा। दूसरी बात, एक लाइन में कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उसके पीछे वजह ये कि यहाँ पर ब्रोमीन की एक रिंग बन रही है, ब्रोमीन स्पेस कवर करके बैठा हुआ, नीचे कवर करके बैठा हुआ है, तो लोअर सरफेस पे अटैक नहीं हो पाएगा, अटैक होगा अपर साइड से, इसीलिए दोनों ब्रोमीन का प्लेन अलग अलग होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? इसको आप लिखें, मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप करिए। आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं करनी, यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको कंपाउंड बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है इसके अंदर।
आपको 3 एग्जाम्पल दिए गए जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जो थर्ड एग्जाम्पल है उसके अंदर एक और चीज दे रहा हूँ कि प्रोडक्ट बताना है आपको होगा क्या, और फिर टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर। आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री शो नहीं करनी है, नॉर्मल तरीके से आपको बनाना है प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे फर्स्ट के अंदर आपको केवल पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और यहाँ पर ब्रोमीन लगाना है। अगर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री शो कर दी तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ऐसे है बनाना ही। कई भाई लोग जो है वो पूरी रिंग को ही तोड़ दे, उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल सही बात है, सनी देओल हो आप, हेडपम्प उसने उखाड़ा है। बहुत ही बढ़िया, सही है। अभी उखाड़ दो इसको, रिंग को तोड़ देंगे कई लोग। तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है ना ही? तुम तो बहुत शरीफ बच्चा है। हो गया। तेरी बेंजीरिंग जो है अलग ही लेवल की चलती है भाई। कमेंट तो तू बहुत ही हाईली कंडेंस करता है, हाँ। लेकिन जो है यहाँ पर जो है बेंजीन की जो है जो शेप है वो अलग चलती तेरे तो। क्या ये आपको हुआ? क्या आएगा बताओ? CH3 CCOH CH3। ऊपर का पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो ना एक ब्रोमीन यहाँ आएगा, एक ब्रोमीन यहाँ आएगा। और नीचे का पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक ब्रोमीन यहाँ आएगा, एक ब्रोमीन यहाँ आएगा। क्या यहाँ तक ठीक है? इसके अंदर अगेन यहाँ पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इसको ब्रेक कर दें हम लोग। ठीक। तो नाउ बनेगा, जो बनेगा प्रोडक्ट वो ये बनेगा, फिनाइल CH, Br, CH, Br, COH। वो कायरल सेंटर पूछा है, लेकिन दिक्कत ये है अभी कायरल सेंटर पता ही नहीं होता क्या है। sp3 सेंटर जिसके चारों वैलेंसी अलग अलग हो। तो यहाँ पर एक कायरल सेंटर ये रहा, एक कायरल सेंटर ये रहा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 2। बेंजीन फिनाइल में कोई भी नहीं है क्या? क्यों नहीं है? sp3 एक sp2 है। बेंजीन में सारे कार्बन sp2 है।
COH में नहीं है क्या? ये भी sp2 है, तो वहां पे कुछ भी आपको काया सेंटर नहीं होगा। काया सेंटर ये जो बीच में चमक रहे हैं वही है। यहाँ तक ठीक है। इसके लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट लिखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें। ये ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया। इसमें दो और रिएजेंट तो कर पाओगे? सोच लो। ठीक है, जगह नहीं है। जिंक डज हीटिंग, फिर यहाँ पर Br2 और H nu। ठीक है भाई, पूरे लेक्चर में वो जो है बिल्कुल जो है चुपचाप, कभी कभी तो मुंह खोलेगा ना अपना, ऐसा क्या है। खड़े हो जाओ, पहुंचो वहां बेटा। भाई इधर, तुम जगह उसको बाहर निकलना है, वहां जाना है इसको। तुम ऐसे गंदे इंसान के पास कैसे बैठ सकते हो? पूरी क्लास का माहौल इस बच्चे ने अपवित्र कर रखा है। पहुंचो वहां पर। दुकान हवा में रहेगी तेरी। ना क्या ये हो चुका है? ना यहाँ से क्या होगा ये बता सकते हैं? जिंक डस्ट जो होता है वो -x2 करता है। क्या करता है? बोलो एक बार, -x2। तो ना दोनों हेलोजन अगेन यहाँ से जो है रिमूव हो जाएंगे। तो ना ये आपका हो गया यहाँ पर, ना ये हो गया। अब Br प्लस जो है Br2 प्लस H nu लिखा हुआ है, ये कौन सी रिएक्शन है? यहाँ CCl4 नहीं है। CCl4 होता तो एडिशन हो जाता। यहाँ पे आ चुके हैं, रुको, यहाँ पर आ रखा है सूर्य देवता आ चुके हैं। सूर्य देवता आ चुके हैं, तो कौन सी रिएक्शन होगी ये होगी FrSr। कौन सी होगी? भाई ये बात तो पता है ना आपको कि यहाँ पर अगर सनलाइट या फिर हीटिंग आती तो होती वहां पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होती। अब फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पर LIL को बेंजालिक एच, जो काम NBS करता है वही काम ये करता है। LIलिक एच को हटाएंगे या बेंजालिक एच को हटाएंगे और एक ब्रोमीन लगा देंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो यहाँ बनेगा ये वाला, ये ब्रोमीन यहाँ पे आएगा। तो ये रिएजन इस तरह से याद रहेंगे, बाकी तुम रट्टा मारते होंगे तो कुछ चमकेगा नहीं वो। क्या चाहिए तेरे को? ये भाई के जो ऐसे कमेंट ज्यादा ज्यादा जो है बहुत इंटेंस कमेंट नहीं करने चाहिए, है ना। अपने जितना अपना फिलहाल जो एज ग्रुप है उसके हिसाब से रहो ना यार। नहीं, क्या समझ में आ रहा है आपको? सभी लोग पॉइंट्स लिखें, आप लोग की पॉइंट्स लिखें। पहला पॉइंट लिखिए, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। पहला पॉइंट लिखे, सिंस इस रिएक्शन में Br प्लस पहले हमला करता है, इलेक्ट्रोफाइल हमला करता है, तो ये रिएक्शन भी एक EAR का एग्जांपल है। लिखिए, इट इज एग्जांपल ऑफ EAR। लिखिए सभी लोग, इट इज एग्जांपल ऑफ EAR। दूसरा पॉइंट लिखे आप लोग। लिखना है या फिर खत्म करें लेक्चर? कोई देखिए काम हो चुका है, एनसीडी पढ़ा ली, बाकी क्या फर्क पड़ रहा है कि दूसरे पॉइंट्स करवाए ना करवाएं। इंटरेस्ट है तो लिखो ना।
दूसरा पॉइंट लिखे हैं, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एंटी एडिशन, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एंटी एडिशन, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एंटी एडिशन, because of cyclic halonium ion, cyclic bromonium ion, cyclic bromonium ion formed in the reaction, formed in the reaction, in the reaction, and second halogen या second bromine इसी में, and second bromine attack from opposite direction, opposite direction. पीयूष प्रजापति है क्या? प्रजापति, हाँ बच्चों बात बेग लिख नाउ, इसी में लिखें पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में लिखिए, here CCl4 is a solvent, here CCl4 is a solvent for bromine, solvent for bromine, solvent for bromine, which not participate in the reaction, which not participate in the reaction. If aqueous solvent, if aqueous solvent if aqueous solvent is taken in the reaction, if aqueous solvent is taken in the reaction, then it will participate in the reaction, then it participate in the reaction. अच्छा आपने लिखा है CCl4 solvent, CCl4 लिखा है, CCl4 is solvent, तो CCl4 is non-polar solvent लिख दो, non-polar solvent for bromine, CCl4 is non-polar solvent. अब मैं आपको समझा रहा हूँ, एक साइंटिस्ट उसका नाम था फ्रांसिस, फ्रांसिस ने ये एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में किया था, तो कई सारी बुक्स में इसको फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट के नाम से कहा गया है। आसान है, मैं फ्रांसिस का नाम नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये कहानी और थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, आसान तरीके से बात करते हैं। CCl4 का नाम था पायरीन, ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ब्रोमीन का सॉल्वेंट है ये। CCl4 क्या, CCl4 का डायपोल क्या है? सबको पता है, 0 होता है, अरे हाँ है ना। तो CCl4 का डायपोल 0 होता है बच्चों, कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब देखते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग CCl4 की जगह, जैसे बच्चों यहाँ CCl4 ले रखा है, तो CCl4 की जगह मैं पानी ले लूं या ले लूं ब्राइन, देखते हैं क्या होता है, समझते हैं। इसी को इन सारे एक्सपेरिमेंट को साइंटिस्ट फ्रांसिस ने किया था, समझते हैं। पहले तो ये बात पता है कि ब्रोमीन आएगा, हमें पता है कि ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन टक्कर करेंगे तो ना यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, ना ये अटैक करेगा, अटैक क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिल कहाँ आएगा, CH2 या CH पर, क्या CH2 पर अटैक करेगा, तो ना यहाँ पे अटैक करेगा तो ना यहाँ कैटायन बनेगा, और पता है हमें कि यहाँ पर जो आपका कुछ इस तरह से जो आपका एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा, अरे हाँ है ना, ठीक है ये होगा, पहले स्टेप बनेगा बनेगा। दोनों ही के अंदर हमने कहा ये पहले तो हो गई होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों को लिख देता हूँ। अभी मैं एंटी एडिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिंपल तरीके से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। पहला काम हो चुका है, क्या यहाँ तक समझ आपको आ रही है? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा पहले स्टेप में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, Br+ बनेगा। अब बताओ पानी का कौन सा पार्ट है? OH-, अरे हाँ है ना, क्या पानी पोलर है? क्या OH- सप्लाई देगा? ऊपर से Br- भी जो है रिलीज हो रहा है, अरे हाँ है ना, और ये OH- आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? पानी से आ रहा है, पानी पोलर है, जबकि CCl4 पोलर नहीं था, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन पानी तो खुद पार्टिसिपेट करेगा,
पानी का OH माइनस आएगा। अब यहाँ पर Br भी आ सकता है, यहाँ पे OH भी आ सकता है। अरे हाँ है ना। तो ना यहाँ पर मैं Br लिख रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ Br, यहाँ लिख रहा हूँ Br। यहाँ पर एक Br तो आया पहले से है ही है, और ना यहाँ आया OH। क्या मैंने अभी स्टोइकोकेमिस्ट्री की बात करी है? नहीं, मैंने नॉर्मल तरीके से बात करी है। ये Br कहाँ से आया? ये वाला Br ये था। और ये OH कहाँ से आया? ये आ रखा है। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? ये ब्रोमीन पता कहाँ से था? ये पहली स्टेप में आ गया था, और ये ब्रोमीन पहली स्टेप में आ गया था। समझ में आपको आ रहा है? नाउ दोनों में से मेजर कौन सा होगा? क्यों? पानी यहाँ पर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है मतलब भर भर गए। अरे हाँ है ना। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? पानी। पानी जो है सॉल्वेंट, नॉर्मली सॉल्वेंट जो होता है वो एक्सेस में होता है। तो ये OH एक्सेस में होगा, तो बच्चों ये जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा मेजर। क्या बनेगा? मेजर। ये मेजर क्यों बन रहा है? पानी एक्सेस में है तो OH भी एक्सेस में होगा, तो ये वाला ज्यादा बनेगा। यहाँ तक बात हो रही, क्लियर हुई? चलो आगे नहीं करते हैं, काम और। अगर मैंने ब्रोमीन के नीचे लिख दिया ब्राइन। ब्राइन क्या होता है पता है? जिनको नहीं पता है उनको मैं बोल दूं नमक का पानी। बोलो एक बार। आवाज नहीं आई? बस यही होता है, ब्राइन होता है। तो एक्वस NaCl जो होता है वो यहाँ पे होगा। अरे हाँ है ना। ना पहली स्टेप बन चुका है, तो पहली स्टेप में ये बन चुका है, उसके बाद Br माइनस बचा है, ठीक है। अब और कौन कौन सा माइनस आ सकता है? क्या Cl माइनस आ सकता है? क्या है? पानी भी है यहाँ पर। पानी है तो यहाँ पे पानी का क्या आएगा? क्या OH माइनस भी आएगा? ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो यहाँ पर ये ब्रोमीन जो है पहली स्टेप में लग चुका है। ये ब्रोमीन पहली स्टेप में लग चुका है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? जो भी हमला होगा सेकंड स्टेप में वो बीच वाले कैटायन पे होगा, बीच वाली पोजीशन पे होगा। तो ना यहाँ पर ब्रोमीन लग सकता है बच्चों, ना यहाँ Cl लग सकता है, और ना यहाँ लग सकता है OH लग सकता है। कौन सा एक्सिस में होगा? एक बात बताओ। नमक का पानी बना रहे हो तो नमक ज्यादा है या पानी ज्यादा है? पानी ज्यादा है, तो OH माइनस अगेन एक्सेस में है, तो ना ये आपका होगा मेजर। ये आपको जो एक मिनट, यहाँ पे मेरी मेरी बात खत्म हो गई है। ये बच्चों बताया इसलिए गया है कि अगर बच्चों आप CCl4 यूज ना करें, या पानी यूज कर लें, या फिर नमक का पानी यूज कर लें, उस कंडीशन में आप सोच रहे होंगे कि दोनों ब्रोमीन लगेंगे, लेकिन होगा ये वहां पर OH वाला मेजर आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? इसको आप लिख सकते हैं। ये जो Br2HOH होता है, इसको कई बार इससे भी लिखा जाता है। इसको इस रीजन को ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं H और Br। इसका नाम होता है हाइपोब्रोमस एसिड। जी। कहाँ पर? देखो ऐसा है, पानी जो होता है, पानी का H और OH दोनों इक्वल अमाउंट में। जब तक कि वहां पर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तब तक पानी अटैक नहीं करेगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आता तो H पे हमला कर लेता। यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड HOH अटैक नहीं कर सकता है। जब तक कि पानी को प्लस चार्ज या माइनस चार्ज नहीं दिखेगा तो पानी एक्टिविटी नहीं हो पाएगा। इसी वजह से वो अटैक नहीं करता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पानी वाली रिएक्शन भी करेंगे, जिसमें हम लोग डालेंगे पहले H+, कैटायन बनेगा, तो फिर पानी का OH में से अटैक करेगा। इस पर बेस 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, करें। HOCl का नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड।
मॉड्यूल। जब HOCl लिख के आता है तो कई लोगों से नहीं होता है। ये सिंपल सा है। HOCl के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, HOCl में बच्चों ऑक्सीजन और हेलोजन किसकी EN ज्यादा है? ऑक्सीजन की, हेलोजन ऑक्सीजन की, हेलोजन की। तो ना उसके पास आएगा माइनस चार्ज, इसके पास आएगा प्लस चार्ज। Cl के पास प्लस चार्ज है, OH के पास क्या है? माइनस चार्ज है। ये जो लिखा गया है ऐसे लिखा गया है। तो ना यहाँ पर इसके पास, ब्रोमीन के पास प्लस चार्ज है, OH के पास माइनस चार्ज है, तो ब्रोमीन पहले इलेक्ट्रोफाइल पहले हमला करेगा। तो ना यहाँ पर Cl हमला करेगा। तो ना देखो इसके अंदर जब HOCl लिख के आता है कई लोगों से नहीं हो पाता है। पता है ये इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? Cl2+H2 लिख सकते हैं क्या बच्चों? कौन हमला करेगा? पहले Cl हमला करेगा। तो Cl हमला करेगा तो ना यहाँ पे आपका आएगा Cl, आपका आएगा यहाँ आएगा Cl, और फिर यहाँ क्या आएगा? मेजर OH आपका आएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? HOCl लिखा गया 2 मोल, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? Cl2H2 लिख सकते हैं, या फिर चाहो तो इसको वैसे लिख सकते हो। यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे चार्ज क्या आएगा? माइनस चार्ज। क्यों आया ऐसा? ऑक्सीजन की EN ज्यादा होती है भाई, तुम्हें पता ही नहीं यार? पता है? तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल मार्कोनिकोव से कहाँ जाएगा? H पे जाएगा या फिर CH पे जाएगा, C पे जाएगा? तो ना दोनों मोल जहाँ जाएंगे तो ना पहले तो बनेगा आपका CH, ना यहाँ आएगा आपका आएगा Cl, और ना आएगा Cl। यहाँ क्या आएगा? OH, और यहाँ क्या आएगा? OH। एक कार्बन पर 2 OH जो है जिंदा रहते नहीं, उसमें से क्या निकलता है? पानी। तो ना बच्चों यहाँ से जब का OH निकल जाएगा यहाँ पर, तो ना यहाँ से वाटर जब रिमूव हो जाएगा तो ना CH3C डबल बॉन्ड O, ना यहाँ आ जाएगा CH, और ना यहाँ पर 2 Cl आपके आ जाएंगे यहाँ पर। आज के लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन है मैंने आपको दिए हैं उसको आप अटेम्प्ट करके लेके आए। थैंक यू सो मच।